हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल को। पेरेंटिंग स्टाइल यानी कि परवरिश की शैलियाँ, कि बच्चे का जो पालन पोषण है, बच्चे का पालन पोषण करने का तरीका क्या है, ये चीज़ें समझेंगे। हम सब जानते हैं कि एक बच्चे की लाइफ में उसके पेरेंट्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बगैर पेरेंट्स के उस बच्चे की लाइफ कैसी होगी वो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है एक बच्चे की लाइफ में उनके पेरेंट्स का। पेरेंटिंग स्टाइल को अगर हम समझें तो इसको बोल सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी कि एक बहुत सारी स्ट्रेटेजी का कम्बिनेशन, कि बच्चे को कैसे बड़ा करना है वो सारी चीज़ें एक पेरेंट्स को सोचनी पड़ती हैं। कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाए उनके लिए, पेरेंट्स का क्या बिहेव है, उनका क्या एटीट्यूड है अपने बच्चे के प्रति, जो भी उन्होंने क्लाइमेट्स बना रखे हैं अपने बिहेव को एक्सप्रेस करने के लिए अपने बच्चे के सामने, उसे कहते हैं हम पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही इफेक्ट करता है बच्चे के हर डोमेन को, चाहे उसका वो सोशली डोमेन हो या मेंटली हो या फिर इमोशनली हो। इन सब डोमेन्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है उसका पेरेंटिंग स्टाइल, क्योंकि जो चीज़ें शुरू से जैसी चलती आ रही हैं वो वैसे ही चलेंगी और बच्चा वैसा ही बनेगा, क्योंकि जो चीज़ें उसने शुरू से देखी हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को इन्फेंसी टू अडल्सेंस की एज तक पहुंचाते हैं, तो वो चीज़ें वहीं से शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसके कितने टाइप्स हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं डयाना बॉमरिंथ, उन्होंने रिसर्च किया था। जो प्री स्कूल एज पीरियड था, मतलब प्री स्कूल जो एज के बच्चे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिसर्च किया था इन्होंने। उसके बाद थोड़े से ऊपर की स्टेज पे गए थे ये। तो उन्होंने जो रिसर्च किया, उन्होंने पाया कि जो बच्चे का जो बिहेव है, जैसे अलग एक एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ अलग से बिहेव होता है, तो वो किस कारण है। उन्होंने वो कारण खोजा और वो था पेरेंटिंग स्टाइल, क्योंकि हर बच्चे के पेरेंट्स हैं वो अलग होते हैं और उनका बिहेव, उसको मतलब उस बच्चे को सिखाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, उनका जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। कोई जो पेरेंट्स हैं वो कंट्रोल ज़्यादा करते हैं, केयर कम करते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो केयर बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता। तो इस बेसिस पर उन्होंने इसके 3 टाइप्स बताए थे, जो थे ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव एंड परमिसिव। ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद एक और साइकोलॉजिस्ट थे जो थे मेकाबी और मॉर्टिन, इन्होंने इसके अंदर अपना एक और, मतलब इन्होंने भी बहुत रिसर्च किया और एक और पेरेंटिंग टाइप्स को लेके आए, जो था नेग्लेक्टफुल। ठीक है, तो ये 4 जो है वो 4 उसके पेरेंटिंग, मतलब इसको हम टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल कह सकते हैं। तो अब हम इन 4 के 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स को पढ़ेंगे और साथ में ही ये भी बताते चलेंगे कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसका बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, बच्चा आगे जाके कैसा बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स। एंड शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको टॉपिक क्लियर हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए अब टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले कि पेरेंटिंग क्या होता है, पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, ठीक है, और ये कब, यानी कि कहाँ से शुरू हुआ था, इसके कितने पार्ट, इसके कितने टाइप्स हैं। ओके, पेरेंटिंग स्टाइल की कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि जिनका यूज करके हम अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, बच्चे का पालन पोषण करने का तरीका। ओके, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एंड नाउ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो अब पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल कितने हैं, 4 हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, अथॉरिटेटिव, परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग।
ओके, तो ये 4 है पेरेंटिंग स्टाइल, जिस मतलब अलग अलग तरह से कि कैसे ये बच्चों पर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, कि अगर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है किसी पेरेंट्स का तो वो बच्चों के ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर अथॉरिटेटिव है तो वो कैसे, यानी कि अलग अलग तरह से अलग अलग से डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टाइल किस तरह से बच्चे को इफेक्ट करता है। साथ में ही पढ़ते जाएंगे ताकि चीजें क्लियर होती जाएं। ओके, तो जो पहला है एथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, ये इसमें क्या होता है, इसमें इसको मतलब स्ट्रिक्स पेरेंटिंग स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं सत्तावादी, क्योंकि यहाँ पे ये वो वाला पेरेंटिंग स्टाइल है, ये वो सिचुएशन आ जाती है कि जब पेरेंट्स ने जो रूल बनाए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चा काम करे, यानी कि रूल्स आर रूल्स। ओके, कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक लिमिट जो सेट की है पेरेंट्स ने, उन्हीं के अंडर में बच्चा अपना काम करे। ओके, यहाँ पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है पेरेंट्स का, और केयर, जो केयर होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन मतलब कम होती है, लेकिन इतनी कम नहीं होती कि बिल्कुल ही हम उसे कह दें कि केयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रूल बनाए गए हैं। मतलब केयर भी है, और लेकिन जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा है, केयर है वो कम है। ओके, तो पेरेंट्स हैं वो किस तरह के होते हैं इसमें, स्ट्रिक्स रूल्स वाले, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्स रूल होते हैं, मतलब बच्चों के लिए एक लंबी लिस्ट तैयार की होती है कि उन्हें किस टाइम पे क्या करना है, कब होमवर्क करना है, कब कौन सी क्लास अटेंड करनी है, कब खेलना है, मतलब हर चीज़ के रूल्स बनाए हुए होते हैं, कि जो रूल्स बनाए हैं उनको ब्रेक नहीं करना, उनको तोड़ना नहीं है। ओके, यूज पनिशमेंट मोर देन रेनफोर्समेंट, मोटिवेट करने से ज़्यादा पेरेंट्स पनिशमेंट देते हैं। अगर कोई भी उनका जो रूल उन्होंने बनाया है उसके हिसाब से अगर वो ना चलें, ठीक है, तो उनको मतलब ये नहीं है कि चलो कोई बात नहीं बच्चे हैं, नहीं, यहाँ पे रूल्स आर रूल्स है, जो नियम है वही, मतलब उन्हीं चीज़ों को उसी के हिसाब से चलना है। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो हमने हमारे रूल्स बनाए हैं बच्चों के लिए वो उसी हिसाब से चले, वो अपने हिसाब से ना चले, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, कोई भी रूल ब्रेक करते हैं, तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, मोटिवेशन इतना नहीं देते, चाहे वो कुछ भी काम कर ले। ठीक है, मोटिवेट नहीं करते बच्चों को। ओके, डू नॉट डिस्कस रूल्स को डिस्कस नहीं करते बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन बच्चों के साथ डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी जो रूल है वो मतलब जो इनका मन करता है, पेरेंट्स का मन करता है वही रूल बना देते हैं, बच्चों के साथ कोई डिस्कस नहीं होगा। इस तरीके का कुछ रिलेशनशिप होता है यहाँ पर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस के बीच, बिल्कुल भी गिवन टेकन रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, ओनली पेरेंट्स ही रूल बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बिकॉज आई टोल्ड यू सो, कि कि हर काम करना है, क्यों, बच्चे को हमेशा यही कहा जाता है कि तुम्हें ये काम करना है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा है, आई टोल्ड यू सो। ओके, तो इस तरह की ये पेरेंटिंग स्टाइल है। इसमें इस तरह से पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने ही खुद के रूल्स होते हैं, और उन्हीं उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चे को चलना पड़ता है। एंड चिल्ड्रंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों का, वो देखते हैं। जो बच्चे हैं वो हर रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, बच्चे ओबीडियंट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हर चीज़ को मतलब जो उन्हें कहा जाता है वही वो चीज़ करते हैं, जो रूल्स बना दिए वही सही है उनके लिए। और जो इनकी पेरेंटिंग स्टाइल है वो बहुत ही हार्श होती है, तो इन जो इन्होंने अपने करियर गोल्स हैं वो पहले से ही तय किए हुए होते हैं इन बच्चों ने।
ये बच्चे अपने कोई भी इश्यू को पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं करते, चाहे क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, इसलिए वो अपना कोई भी प्रॉब्लम है वो अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी डिस्कस नहीं करते। ऐसे माहौल ही नहीं दिया जाता उन्हें, मतलब पेरेंट्स हैं इन बच्चों को, वो माहौल ही नहीं दे पाते कि वो आसानी से अपनी बात कर सकें। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं अपनी ही प्रॉब्लम में उलझ के, ठीक है। विल हेट स्कूल एंड नॉट वैल्यू स्कूल एज ए प्लेस फॉर सोशलाइजेशन, ओके, and will have the inability to form their own opinions and thoughts। बच्चे खुद के opinions और thoughts नहीं देते क्योंकि इन्हें आदत हो चुकी होती है गाइडलाइंस की, ठीक है, कमांड्स की आदत हो चुकी है कि इन्हें कोई कमांड देगा तो वही काम होगा, ठीक है। बच्चे एकदम डिपेंड हो जाते हैं कि हाँ जो रूल्स हैं वही फॉलो करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन कई बार हर बच्चे की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में जाके प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाते। रीज़न ये है क्योंकि शुरू से ही उनका जो माहौल है वो ऐसा है कि वो एकदम खुल के बात नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के साथ, ओके। और वो स्कूल को भी हेट करने लग जाते हैं। स्कूल से इतना मतलब ये उनको जो स्कूल जो एक प्लेटफॉर्म है उनको वो सोशलाइजेशन ही नहीं कर पाते दुनिया में, वो अपना ओपिनियन ही नहीं दे पाते किसी को, ठीक है। क्योंकि उन्होंने शुरू से ही सिर्फ मतलब रूल्स को ही फॉलो किया है कि और कोई तुम्हारे लिए जो रूल्स बनाएगा उन्हीं को फॉलो किया जाएगा, ओके। थ्योरिटेटिव पेरेंटिंग। थ्योरिटेटिव पेरेंटिंग एक ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें बच्चे को, यानी कि इसको ये बेस है चाइल्ड सेंटर अप्रोच पर, कि बच्चे को मध्य नजर रखते हुए ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि स्टिक्स रूल्स तो बनाए जाते हैं लेकिन सिचुएशन के हिसाब से रूल्स को मतलब अलो कर देते हैं, उन्हें सिचुएशन भी देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि बस रूल्स बना दिए तो बस वही फॉलो करने, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, ठीक है। यूज ए कम्बिनेशन ऑफ पनिशमेंट एंड रेनफोर्समेंट। ये समटाइम ये पनिशमेंट भी यूज करते हैं एंड समटाइम रेनफोर्समेंट भी यूज करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को, ओके। एंड चिल्ड्रंस फीलिंग वैन क्रिएट एंड अनफोर्सिंग रूल्स। कोई भी रूल्स को बनाने से पहले ये अपने बच्चों की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हैं कि ये जो रूल्स जो बना रहे हैं वो उनके बच्चे फॉलो कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, कहीं ये जो रूल्स हैं वो उनके लिए बर्डन तो ना बन जाए। ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं और रूल्स को भी डिस्कस करते हैं विद चिल्ड्रंस, ठीक है, कि जो उनके बच्चे हैं इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं। ये सारे रूल्स ऐसे ही नहीं बनाते कि बस हमने सोच लिया तो वही बच्चे को करना है, बच्चे के ऊपर थोपा नहीं जाता वो रूल। वो जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बच्चों के साथ ही डिस्कस करके फिर बनाए जाते हैं। और बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इनका? आर मोर हैप्पी, इंडिपेंडेंस एंड एक्टिव। बहुत ही खुश होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और एक्टिव रहते हैं, क्योंकि जो उनके भी ओपिनियन को कंसीडर किया जाता है हर टाइम पे, ठीक है, कि उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या चाहते हैं, हर चीज उनकी सुनी जाती है। बच्चे को बोलने का मौका दिया जाता है जिससे क्या होता है कि एबिलिटी टू फ्रॉम देयर ओन ओपिनियन। जो यहाँ पर है वो गिवन टेकन रिलेशनशिप होता है, मतलब पेरेंट्स बच्चों से और बच्चे पेरेंट्स को अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, और यहाँ पर बच्चे अपने इश्यूज को आसानी से, जितनी भी उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो आसानी से पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, जिससे वो क्या होता है सोशली कनेक्शन एंड सक्सेस होते हैं वो अपने एकेडमिकली में, ठीक है। वो
सोशली कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जब उन्हें घर का माहौल इतना अच्छा मिल रहा है कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ एक ग्रुप में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं हर चीज़ की, तो उन अपना ओपिनियन हर किसी के सामने बहुत आसानी से दे देते हैं ये बच्चे। जो इनका मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह के होते हैं ये, तो ये प्रभाव पड़ते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में, कि बच्चे आगे जाके अपना करियर जब भी सेट करते हैं, जो भी उनका करियर होता है उसमें भी वो बिल्कुल हैप्पी और इंडिपेंडेंस भी बनते हैं और एक्टिव रहते हैं हमेशा। ठीक है, उन्हें बोलने की मतलब वो अपने आप में ये सोचते हैं कि हम अगर कहीं सेमिनार है, अगर कुछ भी कोई भी पार्टिसिपेट करना है किसी भी कंपटीशन में, तो वो वहाँ पर एकदम से खुल के बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता, उन्हें शुरू से ही ऐसा माहौल दिया गया है कि अपनी बात को रखें, और वो आसानी से अपनी बात को बोल भी देते हैं। ओके, एंड इसमें थर्ड है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग यानी कि ये थोड़े से कृपालु टाइप पेरेंट्स होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दया आ जाती है, मतलब थोड़े से बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं कि चलो ठीक है कोई नहीं, बच्चा है, ऐसे वाले पेरेंट्स। जो इसमें कंट्रोल है वो ना के बराबर ही होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता अपने बच्चों के ऊपर, लेकिन जो केयर है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कंट्रोल होता है लेकिन ना के बराबर ही होता है, बिल्कुल ही कम होता है, किसी किसी चीज पे होता है। जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लीनियट होते हैं, may only punish children if the problem is very serious। मतलब जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को तभी कोई पनिशमेंट देंगे जब बहुत बड़ी कोई सीरियस ही प्रॉब्लम होती है, अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हुई है तभी उनको पनिश करेंगे, अदरवाइज पनिश नहीं करते हैं। पेरेंट्स कोई भी लिमिटेशन, कोई भी गाइडलाइंस कुछ भी सेट नहीं करते बच्चों के लिए ताकि वो फॉलो करें। तो जब पेरेंट्स कोई गाइडलाइन ही नहीं बनाएंगे तो बच्चे क्या फॉलो करेंगे। ओके, हैव ए किड्स विल बी किड्स एटीट्यूड। इनका जो एटीट्यूड है वो रहता है कि किड्स विल बी किड्स, की बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। ठीक है, इनका ये एक मतलब अपना एक माइंड सेट होता है। एंड डू नॉट डिस्करेज देयर चिल्ड्रन फ्रॉम डूइंग बैड थिंग्स। अगर बच्चे ने कुछ गलती भी की है तो बिल्कुल भी रोकते टोकते नहीं है उसे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा जाता है। कुछ कुछ चीज़ों पर ही कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं, अदरवाइज इनका यही एटीट्यूड रहता है कि किड्स विल बी किड्स। ओके, और इन सब चीज़ों का चिल्ड्रंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, चिल्ड्रंस पे पड़ता है कि आर अलाउड टू डू व्हाट दे वांट, कि बच्चा जो चाहता है वो वैसा ही करता है, क्योंकि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनाई ही नहीं है किसी ने, तो उसका जो मन करेगा वही करेगा। ग्रो अप विद नो रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। वो बड़ा होता है लेकिन कोई भी मतलब अथॉरिटी के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रहती, क्योंकि जब वो पहले गलती करते थे तो उन्हें टोका नहीं जाता था, तो उन्हें ये नहीं बताया गया कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, और वो इसी चीज़ के साथ बड़े हो जाते हैं। एंड अकेडमिकली भी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस होती हैं इनकी, क्योंकि स्कूल एक्टिविटी में पेरेंट्स का बहुत ही कम इन्वॉल्व होता है या ना के बराबर होता है। हो सकता है कि ये जो अपनी लाइफ के जो भी डिसीजन है वो गलत लें, क्योंकि इनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। ओके, एंड सेल्फ डिसिप्लिन लैक देयर ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। ये नहीं जानते कि खुद को डिसिप्लिन कैसे करना है, क्योंकि पेरेंट्स ने इन्हें नहीं सिखाया कि अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कैसे डिसिप्लिन करके रखना होता है। तो ये कुछ इस तरह से बड़े होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट
एंड लास्ट इसमें जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल, यानी कि बिल्कुल ही बेपरवाह कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके मतलब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में बिजी हैं। और बच्चों के साथ स्कूल में क्या हो रहा है, घर पे क्या हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल ही नेग्लेक्टफुल होते हैं, नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल भी बेपरवाह होते हैं। एंड वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं अपने बच्चों को, मतलब खुद की जो लाइफ की प्रॉब्लम है उसी उन्हीं में उलझे रहते हैं और अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। यानी कि इनकी लाइफ में और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनमें वो बिजी रहते हैं अपने बच्चे को, जैसे कि बिजनेस में बिजी रहना, ठीक है, जॉब नहीं मिल रही तो जॉब में ही, अब अगर मिली हुई है तो उसी में बस सारा दिन बस ऑफिस गए और अपना काम किया और बस खत्म, ठीक है। मतलब अपनी ही लाइफ की प्रॉब्लम्स में उलझे हुए रहते हैं, बच्चों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका स्कूल का काम क्या है, घर में क्या कर रहे हैं, वो स्कूल में क्या कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। बच्चों के लिए रूल्स भी बहुत ही कम सेट किए हुए होते हैं, क्योंकि ये चाह रहे होते हैं कि बच्चे अपने आप को ही खुद ही बड़ा कर ले, बच्चा खुद ही बड़ा हो जाए, हमें कुछ भी ना करना पड़े, ठीक है। रूल्स एक तो होते ही नहीं है, अगर कई कई बना भी देते हैं तो वो भी बहुत ही कम बनाते हैं, और अगर वो ब्रेक भी हो जाते हैं तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये अपनी ही लाइफ में उलझे हुए होते हैं। ओके। और इन सारी चीज़ों का चिल्ड्रंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सारी चीज़ों का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है एक बच्चे के ऊपर, अगर पेरेंट्स उसके बेपरवाह है, अनइन्वॉल्व हैं उसकी लाइफ से, कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है उन्हें पता ही नहीं है। could face a lot of problems in their life, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है एक बच्चा अपनी लाइफ में। लैक सेल्फ कंट्रोल, लैक सेल्फ स्ट्रीम, सेल्फ कंट्रोल नहीं सीख पाता, सेल्फ स्टीम यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं आता उसके अंदर, क्योंकि सही करने पर उसके पेरेंट्स वहाँ मौजूद नहीं होते। अगर वो गलत कर रहा है तो भी वहाँ उसके पेरेंट्स नहीं है, अगर वो सही कर रहा है तो भी उसको मतलब मोटिवेट करने के लिए या फिर उसको गुड एक्सीलेंट देने के लिए वहाँ मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, कि हम उसे पता ही नहीं होता कि मैंने ठीक किया है गलत किया है, वो अपने आप ही चलता रहता है। हैव मोर मेंटल इश्यूज, बहुत सारे मेंटल इश्यूज होते हैं इन बच्चों की लाइफ में, कि मतलब वो शुरू जैसे उनका माहौल रहा है वहीं से बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, क्योंकि वो शेयर कर नहीं पाते अपने पेरेंट्स के साथ, और किसके साथ करें जब अपने पेरेंट्स के साथ ही शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके इतने मेंटल इश्यूज होते हैं कि वो एडolescence में जाके उनका जो बिहेव है वो कई बच्चों का ऐसा पाया गया है कि वो सुसाइड पे भी उतर आते हैं, ठीक है, एडolescence में जाके। ये थे हमारे 4 टाइप्स के पेरेंटिंग स्टाइल। ओके। अगर और बात रही कि विच पेरेंटिंग स्टाइल इज द मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, तो हमने चारों पेरेंटिंग स्टाइल पढ़े, ठीक है, जिनमें हमें ये पता चला कि किसमें क्या हो रहा है। तो जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव पेरेंटिंग स्टाइल है वो कौन सा हो सकता है, वो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, वो है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल क्योंकि यहाँ पर केयर एंड कंट्रोल दोनों ही हाई होते हैं, केयर भी बच्चों की उतनी ही होती है और कंट्रोल भी उनके ऊपर उतना ही होता है। रूल्स बनाए जाते हैं लेकिन बच्चों के ऊपर थोपे नहीं जाते, बच्चों के साथ डिस्कस करके, उनसे बातचीत करके तभी वो रूल्स बनाए जाते हैं। अदरवाइज अगर वो रूल्स को ब्रेक भी करते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाता है, हमेशा उन्हें पनिश नहीं किया जाता। लेकिन अगर कोई बड़ी बात हो गई है तभी उन्हें पनिश किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। पेरेंट्स हैं इन बच्चों को मोटिवेट करते हैं हर चीज के लिए,
ओके। जिससे क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, गिवन टेकन रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस के बीच। इसलिए ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव है, मोस्ट इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग स्टाइल है। सबसे अच्छा जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो यही माना गया है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। ओके, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, इसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, और बच्चों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।